नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 22/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं। यूनिकोड आर्किटेक्चर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट सुनिश्चित करता है। यह केवल हिंदी अनुवाद का समर्थन करता है। यह केवल 10 राज्यों ने नेवा के लिए MOU साइन किया है। नेवा को PIV से कोई भी फंडिंग नहीं मिलती है। इसका सही जवाब है यूनिकोड आर्किटेक्चर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट सुनिश्चित करता है। सेवा नेवा इनपुट स्टोरेज और पुनर्प्राप्ति के लिए यूनिकोड आधारित एन्कोडिंग का उपयोग करता है। यह क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में अंतर संचालन सुनिश्चित करता है। भाषणी के माध्यम से पाठ से पाठ अनुवाद 22 भाषाओं के लिए एकीकृत है। PIB ने इसके लिए 670 करोड़ रुपए से अधिक बजट की मंजूरी दी है। अच्छा, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तथा 19 जून 2025 से यह पूरी तरह डिजिटल हो गया है। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूं कि किसी टॉपिक के आसपास के पॉइंट्स भी आपको बताऊं ताकि अगर उस पॉइंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, हो सकता है कि वो MCQ डायरेक्ट ना पूछे, उसके आसपास के पॉइंट्स पूछें, तो वो भी आपके नॉलेज में हो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत लेसोतो वार्ता के दौरान किस क्षेत्र पर प्रमुख ध्यान दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं। केवल डीप सी फिशिंग पर, प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर, लेसोथो से कोयला आयात पर, कोई सहयोग चर्चा में नहीं था। इसका सही जवाब है प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर। राज्य मंत्री पावित्रा मार्गरेटा ने लेसोथो के प्रधानमंत्री सैमुअल माटेकेन और राजा लेत्सी तत्वेत से मुलाकात की। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। लेसोथो के PM कौन है? सैमुअल माटेकेन। और राजा कौन है? लेत्सी III। अच्छा, इस वार्ता के दौरान उन्होंने व्यापार विस्तार, क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया। भारत अफ्रीकी देशों के साथ विकास सहयोग जारी रखे हुए है। भारत स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी IT के क्षेत्रों में लेसोथो का समर्थन करता है। बैठक से भारत अफ्रीका ढांचे के तहत दक्षिण दक्षिण सहयोग को भी मजबूती मिलेगी, जिसपे आजकल भारत बहुत जोर से लगा हुआ है, साउथ साउथ कॉपरेशन, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख लीडर बन के उभरना चाहता है, जो कि मेरे हिसाब से है भी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत UK संबंधों के बारे में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं। UK भारत का 15वां सबसे बड़ा निवेशक है। 2023-24 में भारत UK व्यापार $55 अरब से अधिक हुआ। भारत UK में कोई निवेश नहीं करता है। कोई UK यूनिवर्सिटी भारत में काम नहीं कर सकती है। इसका सही जवाब है 2023-24 में भारत UK व्यापार $55 अरब से अधिक का हुआ। चलिए इसके बारे में जानते हैं अब। भारत ब्रिटेन ने 2021 में अपने संबंधों को व्यापारिक रणनीति साझेदारी में उन्नत किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ब्रिटेन का द्विपक्षीय व्यापार $55 अरब तक पहुंच गया था। $36 अरब के निवेश के साथ ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत ने ब्रिटेन में $20 अरब का निवेश किया है। भारत ने भी निवेश किया है ब्रिटेन में। साउथ एम्पटन विश्वविद्यालय ने हाल ही में गुरुग्राम में अपना परिसर खोला है, जो कि UK का एक विश्वविद्यालय है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? कोल इंडिया ने और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। कहां पर? छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री विष्णुदेव सहाय। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम क्या है? श्री रमन डेका।
इस समझौते का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति, छात्रावास और डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश का अब्राहम टैंक्स प्रदान किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, इराक, पोलैंड, रूस। इसका सही जवाब है यूक्रेन। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में यूक्रेन को $47 मिलियन के सहायता पैकेज के तहत अब्राहम टैंक्स प्रदान किए हैं। इसका उद्देश्य रूस की आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा क्षमता को मजबूत करना है। यूक्रेन के बारे में जानते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? हिवनिया। और यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से हाल ही में प्राप्त हुई है? रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। इसका सही जवाब है अमेरिका। भारतीय सेना को पहले अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर आधुनिक युद्धक हेलीकॉप्टर है अर्थात यह अटैक हेलीकॉप्टर हैं और कॉम्बैट में काम आते हैं। भारत अमेरिका के बीच कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप और युद्ध अभ्यास जैसे सैन्य अभ्यास होते हैं। अमेरिका ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गंगई कोड़ा चोलापुरम क्यों जा रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र चोला प्रथम की गंगा विजय का जश्न मनाने, नया बांध उद्घाटन करने, नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करने या शॉपिंग मॉल खोलने। इसका सही जवाब है राजेंद्र चोलम प्रथम की गंगा विजय का जश्न मनाने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में विजय की राजेंद्र चोल प्रथम की विजय की 1000वीं वर्षगांठ आयोजित करने के समारोह में जाएंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बंदीगढ़ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम है ये। इस अवसर पर एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। चोल अभियान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री उन्नुत थूथुकुडी हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1927, 1936, 1947, 1957। इसका सही जवाब है 1927। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन में पहला प्रसारण किया गया था। 1936 में भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो की बन गई थी। 1956 में AIR ने आकाशवाणी नाम दिया गया था AIR को। 1957 में विविध भारती भी शुरू हुआ था। आज़ादी के बाद रेडियो ने साक्षरता, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक एकता का प्रसार किया है। फ्रेंड्स, हमारे समय में हमारे जो दादाजी लोग हैं वो लोग रेडियो सुना करते थे, न्यूज़, गाने। तो और रेडियो एक बहुत मुख्य साधन हुआ करता था गांव-गांव में जो दुनिया भर की न्यूज़ चल रही है वो वहां तक पहुंच प्रदान करने का। रेडियो की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का 87वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? अनिमेश कुजूर, आर प्रज्ञानंद, अरविंद चिदम्बरम, हरिकृष्णन एरा। इसका सही जवाब है हरिकृष्णन एरा। श्री हरिकृष्णन एरा भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय नौसेना शिप बिल्डिंग सेमिनार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं विदेशी जहाजों का आयात बढ़ाना, भारतीय शिपयार्ड बंद करना, समन्वित नीति चर्चा और भविष्य तकनीकी को बढ़ावा देना, नौसेना क्षमता घटाना। इसका सही जवाब है समन्वित नीति चर्चा और भविष्य तकनीकों को बढ़ावा देना। यह सेमिनार सरकार, नौसेना और उद्योग और शिक्षा को एक साथ लाता है। जहाज निर्माण नीतियों को और चुनौतियों पर यह चर्चा करता है।
आधुनिक जहाजों के लिए मेक इंडिया इंडिया को बढ़ावा देता है। वैश्विक मानकों और भविष्य की नौसेना तकनीक पर ध्यान केंद्रित करता है यह सेमिनार। और यह सेमिनार स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को मजबूत करता है। उस लिहाज से यह सेमिनार बहुत जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नई दिल्ली योजना के तहत ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को कितनी राशि मिलेगी? ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को आपके ऑप्शंस हैं 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है 7 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि 7 करोड़ रुपए कर दी है। रजत पदक विजेताओं को 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे तथा कांस्य पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। स्वर्ण और रजत पदक विजेता ग्रेड ए सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी प्रदान किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने हाल ही में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारतीय दल को सम्मानित किया है? श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री अजय कुमार मिश्रा, श्री अरविंदम चिदम्बरम। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। हाल ही में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस बल और अग्निशमन खेलों में 613 पदक जीतने वाले भारतीय टीम को सम्मानित किया है। यह खेल विश्व भर में पुलिस और अग्निशमन कर्मचारियों के बीच फिटनेस और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की विदेश नीति में मालदीव क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शंस हैं। यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यह पड़ोस प्रथम और विजन महासागर नीति का हिस्सा है, यह भारत को कच्चे तेल का भंडार देता है, यह भारत का विदेश नीति में इसका कोई महत्व ही नहीं है। इसका सही जवाब है यह पड़ोस प्रथम और विजन महासागर नीति का हिस्सा है। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में एक रणनीतिक रूप पर स्थित है। भारत की पड़ोसी पहल अर्थात नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नीति के साथ घनिष्ठ संबंधों को प्राथमिकता देता है। इसके साथ विजन महासागर का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मालदीव के मुख्य अतिथि होंगे। क्षेत्रीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत मालदीव में प्रमुख बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में शामिल होंगे। फ्रेंड्स, समय का हेरफेर देखिए कितनी जल्दी आता है। अभी कुछ साल पहले ही, ज़्यादा समय नहीं, 3-4 साल पहले ही फिर मालदीव के जो वो थे, उन्होंने मोहम्मद मिज़ू, इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन का सहारा लेकर ही वो मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत दुष्प्रचार किया था। पर अब समय देखिए 2-3 साल के अंदर ही वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। समय बलवान है। हाल ही में मलेशिया से अंकुरित पाम तेल के बीज का सबसे बड़ा आयातक कौन बन गया है? भारत, इंडोनेशिया, चीन, थाईलैंड। इसका सही जवाब है भारत। भारत अब मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल सीड्स का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। भारत में यूपीआई ने वीजा को हराया है। और भी चीजें भारत के बारे में जानते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता है। भारत में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क और तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। स्मार्टफोन निर्यात में भारत अब तीसरे स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में आईएमएफ के उप प्रबंधक निदेशक के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? अरविंद सुब्रमण्यम, गीता गोपीनाथ, उर्जित पटेल, ऋचा मिश्रा। इसका सही जवाब है गीता गोपीनाथ। श्री गीता गोपीनाथ ने हाल ही में आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है। इन्होंने इस्तीफा देकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में
वापसी की है। इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट में अहम भूमिका भी निभाई है। किसने? श्रीमती गीता गोपीनाथ ने। गीता पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने आईएमएफ पे इतने ऊंचे पद तक कार्य किया है। इनका नाम ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी में प्रमुख माना जाता है। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन ये है कि आपको आईएमएफ के चीफ का नाम बताना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई अड्डे पर प्रतिबंध कब तक बढ़ाया है? 30 अगस्त 2025, 31 जुलाई 2025, 15 अगस्त 2025, 1 सितंबर 2025। इसका सही जवाब है 23 अगस्त 2025। भारत ने रणनीतिक उपाय के तौर पर प्रतिबंध 23 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने भी 24 अगस्त तक भारतीय उड़ानों पर रोक लगाई है। यह कदम राजस्थान में हाल ही में हुए भारतीय वायुसेना के सैन्य अभ्यास से जुड़ा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर अभ्यास के लिए नोटैम जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है कि नोटैम का फुल फॉर्म क्या है? सुरक्षा प्रोटोकॉल का उद्देश्य ड्रोन और मिसाइल खतरों से निपटना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस बी.आर. घोष, जस्टिस ए.के. मेहता, जस्टिस एस.वी. रमन, जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव। इसका सही जवाब है जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव। हाल ही में न्यायमूर्ति श्री एम.एस. रामचंद्र राव ने त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम श्री मानिक शाह है तथा त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम श्री इंद्रसेना रेड्डी है। त्रिपुरा भारत की तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। त्रिपुरा सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान भी हाल ही में शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के नए वेब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, केवल अतिक्रमण दर्ज करना, आतंकवाद पीड़ित परिवारों के लिए राहत को ट्रैक करना, सभी युवाओं को रोजगार देना। इसका सही जवाब है आतंकवाद पीड़ित परिवारों के लिए राहत को ट्रैक करना। उक्त पोर्टल प्रभावित परिवारों को जिलावार डेटा केंद्रीकृत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी वास्तविक पीड़ित परिवार छूट ना जाए। अनुग्रह राशि, नौकरी और मुआवजे पर नजर रखता है। पीड़ितों की संपत्ति पर अतिक्रमण दर्ज किया जाएगा। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा पारदर्शी निवारण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेवा इनपुट स्टोरेज और पुनर्प्राप्ति के लिए यूनिकोड आधारित एनकोडिंग का उपयोग करता है तथा यह बहुत सारी भाषाओं को एक तरह से यह टूल है बहुत सारी भाषाओं में आदान प्रदान करने का एक जरिया है। राज्य मंत्री पावित मार्गरेटा ने लेसोथो के प्रधानमंत्री सुमेल मार्टिकेन और राजा लेसिस तृतीय से मुलाकात की। भारत ब्रिटेन ने 2021 में अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना ने पहली बार अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में $47 मिलियन के सैन्य पैकेज की सहायता के तहत यूक्रेन को अब्राहम टैंक्स भेजे हैं। प्रधानमंत्री श्री राजेंद्र चोल प्रथम की विजय की 1000वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। 23 जुलाई 1927 बॉम्बे स्टेशन से पहला प्रसारण शुरू हुआ था। हरिकृष्ण एरा भारत के 87वें ग्रैंडमास्टर बने हैं। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि 7 करोड़ तक बढ़ाई है तथा रजत पदक के लिए कितनी है? 5, कांस्य के लिए 3।
गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में 613 पदक जीतने वाले भारतीय टीम को सम्मानित किया है। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक रूप से भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी रणनीति के तहत? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और मैंने दूसरा एक जो बताया था वो आप कमेंट में लिखिएगा। भारत अब मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल सीड्स का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। गीता गोपीनाथ गीता गोपीनाथ ने आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक से इस्तीफा दे दिया है। भारत ने रणनीतिक उपाय के तौर पर प्रतिबंध 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कौन सा? नो टाइम वार्निंग। न्यायमूर्ति श्री एम एस रामचंद्रन ने हाल ही में त्रिपुरा के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही में जो क्वेश्चंस मैंने बीच में पूछे हैं वो भी आप बताइएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको प्रश्नावली अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इस प्रश्नावली से लाभ हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।